दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। इसके लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनाई तो उन्होंने अनजाने में ही इतिहास रच दिया। यह फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक मील का पत्थर बन गई, यानी एक ऐसी बेमिसाल फिल्म जिसकी आज तक जगह कोई दूसरी फिल्म नहीं ले पाई। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा है। तीसरी कसम ने यह साबित कर दिया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक मीनिंग और साफ सुथरी फिल्म बनाना लोहे के चने चबाना जैसा है। यह फिल्म गवाह है कि अच्छा सिनेमा बनाना कितना बड़ा रिस्क और मुश्किल काम है। संगम की बड़ी सफलता से राज कपूर को गहरा आत्मविश्वास मिला। उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों की घोषणा कर दी। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर बनाना शुरू किया तब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसका सिर्फ पहला भाग बनाने में ही 6 साल लग जाएंगे। इन 6 सालों में राज कपूर की कई और फिल्में आई। उन्हीं में से 1966 में कवि शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम भी रिलीज हुई। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन अभिनय किया। तीसरी कसम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि ऐसा लगा मानो हिंदी साहित्य की भावनात्मक कृति को फिल्मी पर्दे पर कविता की तरह उतार दिया हो। तीसरी कसम शैलेंद्र की पहली और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और कई और सम्मान मिले। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी इसको पुरस्कार मिला। फिल्म की कलात्मकता की खूब तारीफ हुई। इसमें शैलेंद्र की गहरी संवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। ऐसी फिल्म वही बना सकता था जिसके दिल में सच्चा कवि जैसा दर्द और भावना हो। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। राज कपूर ने भी इस फिल्म में पूरे दिल से काम किया, बिना किसी मेहनताना परिश्रम की उम्मीद किए। जब शैलेंद्र राज कपूर को तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो राज कपूर ने तुरंत खुशी से काम करने के लिए हामी भर दी, लेकिन मजाक में कहा मेरी फीस एडवांस देना होगा। शैलेंद्र थोड़ा हैरान हुए, लेकिन राज कपूर हंसकर बोले निकालो 1 रुपया, यही मेरा एडवांस है। राज कपूर मजाकिया और दोस्ती निभाने वाले इंसान थे। उन्होंने शैलेंद्र को समझाया कि फिल्म बनाना जोखिम भरा है, लेकिन शैलेंद्र तो भावुक कवि थे। उन्हें पैसे या शोहरत से ज्यादा अपनी आत्मा की संतुष्टि चाहिए थी। हालांकि तीसरी कसम बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन इसे रिलीज करने के लिए बहुत मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर मिले। जबकि फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े सितारे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था और गाने पहले से ही बहुत लोकप्रिय थे। इसके बावजूद फिल्म को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। वजह यह थी कि फिल्म की संवेदना साधारण व्यापारियों की समझ से बाहर थी। उसकी करुणा और सच्चाई पैसों के हिसाब से नहीं तोली जा सकती थी। इसलिए जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो उसका प्रचार भी नहीं हुआ। लोग जान ही नहीं पाए कि फिल्म कब आई और कब खत्म हो गई। शैलेंद्र 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में रहे, लेकिन वहाँ के चाल चलन अपनाकर भी उन्होंने अपनी सादगी और इंसानियत कभी नहीं खोई। फिल्म श्री 420 का मशहूर गीत है प्यार हुआ इकरार हुआ है। इसके एक अंतरे की पंक्ति थी रातें 10 दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियाँ। संगीतकार जय किशन को लगा कि लोग तो 4 दिशाएं समझते हैं, 10 दिशाएं शायद ना समझ पाए। उन्होंने इसे बदलने की सलाह दी, लेकिन शैलेंद्र अड़े रहे। उनका कहना था कि दर्शकों की पसंद का बहाना बनाकर हमें आसान और सतही बातें उन पर नहीं थोपनी चाहिए। कलाकार का काम सिर्फ पसंद पूरी करना नहीं, बल्कि उनकी समझ और सोच को ऊंचा उठाना भी है। और शैलेंद्र का यह विश्वास गलत साबित नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिखे गाने बहुत लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने कभी झूठी शान शौकत को अपनाया नहीं। उनके गीत गहरे भावनाओं से भरे हुए और सहज थे। जैसे मेरा जूता है जापानी, यह गीत केवल शैलेंद्र ही लिख सकते थे। इसमें सादगी भी थी और गहराई भी थी, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह। यही सच्चाई उन्होंने अपनी फिल्म तीसरी कसम से भी साबित की।
तीसरी कसम उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य को पूरी तरह न्याय दिया। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे बड़े स्टार को भी पूरी तरह हीरामन बना दिया ताकि किरदार पर कलाकार हावी ना हो। वहीदा रहमान ने हीराबाई का रोल इतनी सादगी और सच्चाई से निभाया कि उनके पहले की सारी चमक फीकी पड़ गई। फिल्म के दृश्य बहुत जीवंत थे, जैसे काजरी नदी किनारे बेटा हीरामन जब हीराबाई से पूछता है, मन समझाती है ना आप, तो हीराबाई जवाब शब्दों से नहीं आंखों से देती है। ऐसी भावनाएं शब्दों से कहीं गहरी होती है। फिल्म में कई यादगार पल है। गाड़ीवान की मस्ती भरी आवाज, चल मुसाफिर मोह लियो रे, हीराबाई को जाते देख बच्चों का गीत, लाली लाली डोरिया में लाली रे दुल्हनिया, नौटंकी की बाई में अपनापन ढूंढता सीधा साधा हीरामन, और गरीबी भरी जिंदगी में जीते लोगों के सपनों जैसी हंसी। इन्हीं नाजुक भावनाओं और सादगी से भरी थी तीसरी कसम। हमारी फिल्मों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि उसमें लोक जीवन और असली जिंदगी का अभाव रहता है। अगर दुख त्रासदी दिखाई जाती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि दर्शकों की भावनाओं का शोषण हो। लेकिन तीसरी कसम की खासियत यह थी कि उसने दुख को भी स्वाभाविक और जीवन से जुड़ी हुई स्थिति में दिखाया। लेखक कहते हैं कि शैलेंद्र को वो सिर्फ संगीतकार नहीं बल्कि कवि मानते हैं। वे सिनेमा की चमक धमक के बीच रहकर भी नाम और पैसे की लालसा से दूर रहे। जैसे उनका जीवन था वैसे उनके गीत भी थे। उनके गीतों में सिर्फ करुणा ही नहीं थी बल्कि संघर्ष और आगे बढ़ने का संदेश भी था। उनकी रचनाएं सिखाती है कि दुख इंसान को हराता नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने की ताकत देता है। तीसरी कसम में शैलेंद्र ने अपनी भावुकता और कविता का सर्वश्रेष्ठ रूप दिया। मुकेश की आवाज में गाया उनका गीत, सजनवा बेरी हो गया हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, भाग न बाचे कोई, अद्वितीय बन गया। अभिनय की दृष्टि से भी तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे सुंदर फिल्म है। आलोचक और कला प्रेमी उन्हें आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं। इस फिल्म में उनकी मासूमियत चरम पर पहुंच जाती है। जागते रहो में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई थी, लेकिन तीसरी कसम में उन्होंने अभिनय नहीं किया बल्कि खुद हीरामन बन गए। हीरामन एक सीधा साधा देहाती गाड़ीवान जो दिमाग से नहीं सिर्फ दिल से सोचता है, जिसके लिए मोहब्बत ही सब कुछ है। और राज कपूर ने इस किरदार को इतने सच्चेपन से निभाया कि लगा ही नहीं कि वो राज कपूर है बल्कि वही असली हीरामन है। हीराबाई की मधुर बोली पर रिश्ते हुए, उसकी मासूमियत सूरत पर फिदा होते हुए और उसकी जरा सी उपेक्षा पर टूटते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राज कपूर ने तीसरी कसम की तब तक वे एशिया के सबसे बड़े शोमैन और एक किंवदंती बन चुके थे। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अपने बड़े व्यक्तित्व को पूरी तरह भुला दिया और खुद को हीरामन की आत्मा में ढाल लिया। फिल्म की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने खुद लिखी थी। यही कारण है कि कहानी का हर बारीक पहलू फिल्म में पूरी तरह जीवंत होकर सामने आया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।